नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जानी मानी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका उषा राजे सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी मुट्ठी भर उजियारा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के सफेदी में अभी भी रात की श्यामलता थी। धुंध की हल्की सी परत वातावरण को बोझिल बना रही थी। बस अभी सुबह होने वाली थी। पूर्व की ओर आसमान में लाल रंग धीरे धीरे फैल रहा था। शन्नो ने जाली का पर्दा हटाकर देखा। सूरज निकलेगा, उसने सोचा। तभी उसकी आंख सड़क पार कर फेंस पर बैठी लंबी पूंछ वाली काली टैबी कैट पर जाकर अटक गई। बिल्कुल शांत, ध्यान मग्न, मानो सूर्य देवता की आराधना कर रही हो वह। सुबह की सफेदी और सूरज की फैलती लालिमा के बीच बिल्ली उसे रहस्यमय लगी। तभी ग्रे यूनिफॉर्म पहने एक स्मार्ट लड़का कंधे पर बैग टांगे आया। सुख से बैठी बिल्ली की पूंछ बिना वजह झटके से खींच दी। बिल्ली एक दर्द भरे म्याऊं के साथ पेवमेंट पर जा गिरी। बिल्ली भयभीत हो तेजी से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। भाग तो शन्नो भी रही है और बेतहाशा भाग रही है। शन्नो के अंग अंग में वेदना की लहरें मरोड़ लेने लगी। जख्मों पर पड़े खुरंट उखड़ने लगे। विधवा बीमार सास और 2 बच्चों के साथ उसे छोड़कर सुभाष एक दिन चुपचाप भाग गया था। 5 साल उसने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। 3 महीने बाद बच्चों की सालाना फीस जमा करने जब बैंक से रुपए निकालने गई शन्नो, तो पाया कि सुभाष तो खाता झाड़ कर चला गया था। इस बीच सास उसे खूब जलीकटी सुनाती रही। हमेशा अपने भगोड़े बेटे को बेकसूर और उसे कसूरवार ठहराती। हालांकि वह जानती थी कि उसका बेटा हद दर्जे का खुदगर्ज रहा है। पहले भी उसने उन्हें कम दुख नहीं दिए। किशोरावस्था में एक बार देशाटन के लिए उनके कंगन ले उड़ा था। ना चिट्ठी ना पत्री, रोते रोते उनकी आंखों में रोए उभर आए थे। 2 साल बाद आया तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चांद से बेटे को सही सलामत देखकर सारे दुख दर्द भूल गई। फटाफट रामकली की सुंदर भतीजी शन्नो से ब्याह दिया। सोचा नकेल पड़ते ही लड़का सुधर जाएगा। सुभाष सुधरने के लिए इस धरती पर नहीं आया था। काम धाम कुछ नहीं, दुश्मन अनाज का। जल्दी ही 2 जुड़वा बच्चों को बीबी के कोख में डाल दिया, लेकिन मन वही का वही बंजारा। वह कब रुकने लगा। कपड़ों की अलमारी में एक नोट छोड़ गया, विदेश जा रहा हूं, बस। शन्नो को काठ मार गया। अड़ोस पड़ोस वालों ने शन्नो के सामने सुभाष की जन्मपत्री बांच दी। शन्नो ने माथा पीट लिया। शन्नो की सास ने बेटे को तो दोष नहीं दिया, उल्टे बहू को ही कोसने लगी। मरी अगर उसको खुश रखती तो भला वह छोड़कर जाता ही क्यों। दान दहेज का मोह छोड़कर तेरी खूबसूरती देखी, सिर्फ 2 जोड़ों में ब्याह लाई थी। पास पड़ोस में घर की बेइज्जती न हो इसलिए शन्नो चुप लगा जाती। बुढ़िया बेटे के इंतजार में एक दिन सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देते देते छत से जो गिरी तो फिर उठ ही नहीं पाई। सास के क्रियाकर्म में काफी रुपया पैसा खर्च हो गया। हाथ खाली पा शन्नो बौखला गई। किराएदार ने किराया बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। बचत के नाम पर बैंक में 100,000 की एफडी, बस इन पैसों में अब काम चलने वाला नहीं, शन्नो ने सोचा। घर से जरा दूर आर्य समाज कन्या पाठशाला थी। उसी में नौकरी पाने के लिए एक दिन वह स्कूल के संस्थापक आनंद बाबू के घर गई। गोरी चिकनी शन्नो की लंबी काठी, सुगठित देह और लाचारगी आनंद बाबू से देखी नहीं गई। उसके अस्त व्यस्त जीवन को संवारने के लिए उन्होंने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। व्यवहार कुशल आनंद बाबू जब भी घर आते बच्चों के लिए अच्छे अच्छे मिठाई और नए नए उपहार ले आते। जन्म के भूखे प्यासे सोनू और मोनू के जीवन में हरियाली आ गई। आनंद बाबू बिना किसी टेंट्रम के टीनेजर आनंद अंकल आनंद बन गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोनू मोनू इंग्लिश और मैथ्स की ट्यूशन लेने आजाद नगर गए हुए थे। आनंद बाबू भी अपना काम निपटा कर घर जा चुके थे। शन्नो बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर बिस्तर की चादर बदल रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तकिया हाथ में लिए लिए ही उसने दरवाजा खोला। कोट पैंट पहने, कंधे पर बैग लटकाए, सिर पर गोल हैट लगाए, मुंह में चुरुट दबाए, चमाचम जूते पहने, गोरा चिट्टा सुभाष का रूप धरे कोई अंग्रेज साहब दरवाजे में खड़ा था। थोड़ी देर शन्नो संज्ञा शून्य खड़ी रही। सामने खड़े फिल्मी अदा से मुस्कुराते सुभाष को वह देखती रही। फिर हकलाती हुई घबराई सी बोली, कौन कौन? सुभाष तुम?
हाँ मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं, छू कर देख ले। सुभाष ने उसके लंबे बालों को दोनों हाथों में फंसाकर जोर से अपनी ओर खींचा। फिर चेहरे, गले और गले के नीचे गदराए उभारों को होठों से रगड़ते हुए उसे बाहों में भरकर यहाँ वहां इस तरह सहलाया दबाया कि उसकी नस नस में बिजली भड़क उठी। शन्नो को लगा कि सुभाष पहले से कहीं और गोरा, लंबा, तंदुरुस्त और रंगीला हो गया है। है क्या करता है? बच्चे 13 साल के हो गए हैं, तुझे शर्म नहीं आती? उसने उल्हाना देने की कोशिश की, पर सुभाष के गर्म सांसें चुलबुलाते हाथ उसके बदन के हर हिस्से में घुंघरू बजाने लगे। 13 साल के हो गए तो शर्म काहे की? उन्हें नहीं पता है कि मैं उनका बाप हूँ? साले आए कहाँ से हैं? यहीं से ना? उसने उंगली कोचते हुए कहा। बाप के कौन से फर्ज अदा किए तूने सुभाष? सुभाष उसको बोलने दे तब ना। वो तो उसके बदन में इस तरह बिजलियां भरता जा रहा था कि वह अपनी लालची देह और उसकी चुगलियों के आगे लाचार होती चली गई। मीठी मीठी बातें और इंग्लैंड से लाए ढेर सारे कीमती उपहारों से उसने सोनू, मोनू और शन्नो को अपने बस में करने में देर नहीं लगी। सुभाष रात भर बैठा शन्नो और बच्चों से तरह तरह की बातें करता रहा। किसी को कोई गिला शिकवा करने का मौका ही नहीं दिया सुभाष ने। माँ के मरने का कोई दुख नहीं किया। 2 महीने के अंदर सब कुछ बेच बाच कर सोनू, मोनू और शन्नो को लेकर चलने की प्लानिंग करने लगा। शन्नो का मन पसोपेश में था, पर उसके पास कोई चारा भी न था। सुभाष की ब्याहता थी वह। सुभाष के लापता होने के कारण वैसे ही लोगों के मन में उसके प्रति कोई इज्जत, हमदर्दी नहीं रह गई थी। यहाँ वहाँ आनंद बाबू को लेकर पीठ पीछे होते भद्दे इशारों से वह पहले ही लहूलुहान पड़ी थी। यहाँ रहने पर सोनू मोनू के पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में आने वाली समस्याओं और खर्चों के बारे में सोचकर वह जाने के लिए आखिर राजी हो गई। एक तो औरत, ऊपर से स्कूल में एक आर्ट टीचर, उसकी इज्जत और तनख्वाह ही कितनी थी? क्या कर लेगी वह अपने बूते पर? उसने अपने बौनेपन को कोसा। जाते समय भी आनंद बाबू ने बहुत मदद की। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने गए। सोनू मोनू बहुत एक्साइटेड थे। शन्नो जरूर दुखी थी। अंदर अंदर आनंद बाबू भी खाली खाली और उदास महसूस कर रहे थे। इतने दिनों का साथ जो था, जैसे जैसे जाने का दिन करीब आता, शन्नो का संशय गहराता जाता था। सुभाष का क्या भरोसा? इतने सपने दिखाकर ले तो जा रहा है, एक पल नहीं लगेगा उसे तोड़ने में। पर उसके हाथ में क्या है? वो कर भी क्या सकती है? आगे पीछे सहारा देने वाला कोई नहीं है। चाची ने शादी के बाद मुड़कर नहीं देखा। जाने कौन से तीरथ गई कि फिर लौटी नहीं। आनंद बाबू ने कई बार गीली आंखों से उसे और सोनू मोनू को देखा। क्या पता कैसा भविष्य उसका इंतजार कर रहा हो। ना मालूम सुभाष कौन सा गुल खिलाए परदेश में। आनंद बाबू जैसा दोस्त और रहनुमा कहाँ मिलेगा? वह आनंद बाबू से अच्छी तरह विदा भी तो नहीं ले पाई। सारा टाइम पासपोर्ट, वीजा, टिकट और एंट्री बंदोबस्त में क्लियरेंस के लिए चक्कर लगाते रहे। जब भी बातचीत का मौका मिलता, सुभाष बस लंदन के गीत गाता। वहाँ की सड़कें शीशे सी चमकती हैं, रोशनी इतनी तेज होती है, सब कुछ ऐसा साफ सुथरा कि कुछ पूछो मत। सारे दिन घूमते रहो, मन करे तो खाना बनाओ, ना मन करे तो टेक अवे से ले लो। ना झाड़ू लगाना पड़े, ना कपड़े धोना पड़े, सब काम मशीनों से होता है वहाँ। वह सोचती, सब कुछ मशीन से होता है तो एक दिन हम भी मशीन हो जाएंगे। यहाँ जैसा सूखा वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। सड़क के दोनों ओर लगे मरगिल्ले पेड़ों की ओर देखते हुए उसने कहा था, ऐसी हरियाली, ऐसी खूबसूरती कि बस देखते रह जाओ। पैसा भी खूब है। बच्चों की पढ़ाई फोकट में, मकान फोकट में, दवा फोकट में। नौकरी नहीं तो सरकार पैसे देती है, आराम ही आराम है। वहां तो भिखमंगे भी कोट पहनते, कोट। शन्नो को आधी बातें समझ में आती, आधी नहीं। बच्चे जरूर अंग्रेजी फिल्मों, गानों और कपड़ों के बारे में पूछते रहते। रह रह कर शन्नो के हाथ पैर ठंडे होते जा रहे थे। काश आसपास कोई ऐसा होता जिससे वह कोई सलाह मशवरा ले सकती। लंदन आने पर उसे बहुत बुरा नहीं लगा था। सब चीजें साफ सुथरी, रोज बासमती राइस और चिकन खाओ, सफेद झकाझक आटे की रोटी, दूध दही इफरात। सुभाष टोल पर था, पर उससे क्या, हर हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी जाकर पैसे ले आता। बीवी बच्चों के आने से अलाउंस बढ़ गया था। बिजली, पानी, गैस सब सरकारी खाते में। 2-3 महीने में सजा सजाया काउंसिल फ्लैट भी मिल गया। जिंदगी आसान हो गई। सोनू मोनू को वांसवर्थ के अर्नेस्ट बेवन स्कूल में बिना हील हुज्जत के ही दाखिला मिल गया।
दोनों पढ़ने में होशियार थे। बोलने चाले में थोड़ी दिक्कत हुई, पर 4-5 महीने में ही सब ठीक ठाक हो गया। जल्दी ही नए परिवेश में घुल मिल गए। शुरू के दिनों में स्कूल के बच्चे उन दोनों को पाकी डमडम और स्मेली माउस कहकर चिढ़ाते थे। उनकी टीचर मिस शैलिस अच्छी और सहृदय थी। एक बार पंजाब और गुजरात भी हो आई थी। उसने दोनों को बाईलिंगुअल हेल्प लगा दी। मेहनती बच्चे थोड़े ही दिन में टॉप लिस्ट में आ गए। सोनू और मोनू की रुचियां आपस में मिलती तो थी, पर दोनों की प्रवृत्तियां बिल्कुल भिन्न थी। सोनू को एक्टिंग और लिटरेचर पसंद था। वह तेज तर्रार थी, तो लेड बैक मोनू सैलानी तबीयत का था, किताबी कीड़ा, फिलोसोफर और कम बोलने वाला। सुभाष की चाल वही बेढंगी। हनीमून बस 2 साल चला। उसने रात को मिनी कैब चलाने का धंधा अपना लिया। कभी घर आया, कभी नहीं आया। जब भी वह घर आता, शन्नो उससे झगड़ा करते हुए जवाब तलब किया करती। सुभाष बगैर झगड़ा किए, बिना हेल हुज्जत के कहता, पैसे पूरे नहीं पड़ते, बच्चों की जरूरतों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए रात को मून लाइटिंग करता हूँ। ये मून लाइटिंग क्या होता है? मुझे चलाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ। शन्नो हाथ पांव पटकती शेरनी सी गुरगुराती। अरे बीबी हो तो नस नस क्या, रेशा रेशा पहचानती होगी। वह उसे चिढ़ाने के अंदाज में व्यंग करता। रही मून लाइटिंग की बात, वो है टैक्स से हेराफेरी, यानी मैं मिनी कैब की कमाई पर टैक्स नहीं देता और टोल पर भी रहता हूँ। शन्नो फुफकारती, उसके हाथों से पे पैकेट उठा लेती। पैसे बचते नहीं तो कम भी नहीं पड़ते थे। सुभाष जितना भी कमाता, बिना किसी हील हुज्जत के उसे दे दिया करता था। बच्चे भी पढ़ाई लिखा के साथ वीकेंड पर काम करके थोड़ा बहुत कमाकर अपने शौक पूरे कर लेते। शन्नो ने भी कई बार सोचा कि वो भी कुछ काम कर ले। खाली बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। कई जगह उसने पूछताछ की। स्कूलों में मैथ्स और साइंस की वैकेंसी तो अक्सर होती, पर आर्ट टीचर की वैकेंसी उसने आज तक नहीं देखी। फैक्ट्री और सुपर मार्केट में काम करना उसे पसंद नहीं था। वैसे भी सुभाष ने उसे काम करने के लिए कभी बढ़ावा नहीं दिया। सो या तो वह घर के काम करती, या लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ती। बाहर आने जाने की आदत छूटती जा रही थी। सोनू मोनू पढ़ाई के साथ साथ लंदन की तेज और उन्मुक्त हवा से खूब प्रभावित हो रहे थे। कुछ अजीबोगरीब लड़के लड़कियां उनके दोस्त बन गए थे। वीकेंड पर टेस्को और मार्क एंड स्पेंसर में काम मिल गया। हाथ में पैसा आया तो हिम्मत भी बढ़ी। बाहर घूमना फिरना, छुट्टियों में बैग पैक लाद कर हिच हाइकिंग करते हुए पर्यटन करना शुरू हो गया। दोनों जब भी कहीं जाते, शन्नो के लिए कोई न कोई अच्छा सा गिफ्ट जरूर लाते। पर शन्नो को यह सब बेमानी लगता, अच्छा नहीं लगता। वह बच्चों की असाधारण बहुमुखी प्रतिभा से अनजान, उनसे तालमेल ही नहीं बिठा पा रही थी। सुभाष ज्यादातर बाहर ही रहता। अब जब से मोनू सोनू यूनि गए हैं, तो अक्सर दोनों की शाम रेफरेंस लाइब्रेरी में गुजरती। कई बार तो वो लोग टेम्पिंग भी कर लेते। अक्सर खाना भी वहीं कैंटीन में खा लेते। शन्नो दिनों दिन अकेली होती जा रही थी। उसे लगता वह एकदम फालतू हो गई है, किसी को उसकी जरूरत नहीं है। शायद वह एक डोरमैट है, जिसे जो चाहे पैरों तले रौंद दे। इधर कुछ दिनों से शन्नो देख रही थी, सोनू की जींस कमर से नीचे खिसकी जा रही है और टी शर्ट ऊंची होती जा रही है। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसने नाक और नाभि में नथ पहन लिए, फेदर कट बालों को सुनहरे और लाल रंग में रंगवा लिया। कई दिनों की भरी बैठी शन्नो ने आव देखा न ताव तड़ातड़ 4-6 चाटे उसके गालों पर जड़ दिए। सोनू थोड़ी देर भौचक्की की खड़ी रही, फिर मम्मी का हाथ पकड़कर कड़की, देख मम्मी, आज तो मार लिया, दोबारा फिर कभी हाथ मत उठाना। यहाँ 18 साल की लड़की बालिग होती है। कई लड़के मेरे दोस्त हैं, चाहूं तो आज ही घर छोड़ दूं या पुलिस को बुला लूं। रोकना चाहती है तो पापा को रोक, जो तुझे घर पे बिठाकर खुद दिन रात गोरियों के साथ घूमता है। मोनू को रोक, जो लड़कों से यारी करता है, जब तब मेरे कपड़े पहनकर गे पार्टीज में जाता है। मैंने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया है। फैशन करना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, शन्नो को काटो तो खून नहीं। क्या कह रही है बित्ते भर की छोकरी? भाई और पापा पर इल्जाम लगाते तुझे शर्म नहीं आती है? कमीनी, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। शन्नो कुछ न कर सकने की हालत में जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, और फिर बुक्का फाड़कर रोने के साथ साथ दीवार से सिर मारने लगी। ओह शिट, ये इंडियन औरतें सच्चाई तो फेस कर ही नहीं सकती। ना जाने किस डूडू लैंड में रहती हैं।
कहते हुए सोनू ने गर्दन को एक झटका दिया और पैर पटकती हुई अपने छोटे से बेडरूम में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे के अंदर कानों में वॉकमैन के ईयर प्लग लगाकर स्टेचू की मुद्रा में खड़े रहने की कोशिश करने लगी। आजकल सोनू की एक स्ट्रीट आर्टिस्ट स्टूडेंट से खूब छन रही है। पिछले 2-3 रविवार से वह कॉन्वेंट गार्डन में उसके साथ ऑस्कर वाइल्ड के द गोल्डन प्रिंस के स्टैचू का नाटक खेल रही थी। सोनू को अच्छा खासा थ्रिल मिलता है। कई दिलदार लोग तो उसकी टोकरी में 20 पाउंड के नोट तक डाल जाते हैं। शन्नो लड़की का साहस देखकर मन ही मन डर गई। लगा सोनू की इस धमकी में जरूर कोई ना कोई सच्चाई है। इधर वह बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कि उसके चारों ओर जैसे कोई षड्यंत्र सा हो रहा है, जैसे कोई उसका बहुत कीमती सामान धीरे धीरे चुराता जा रहा है। कोशिश करने के बावजूद वह अपना कीमती सामान सहेज नहीं पा रही है। घर के बाहर जो वातावरण है उसका जो असर परिवार पर पड़ता जा रहा है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। रोना छोड़कर वह सोचने बैठ गई। सुभाष से कुछ कहना बेकार है। वो तो कोतल घोड़ा है, घर में रहता ही कितना है, और फिर उसके लिए तो कोई बात गलत है ही नहीं। कुछ कहो तो दार्शनिक की तरह कहेगा, नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। सो अपने आप को बदलो। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यही तो कहा है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, बेकार परेशान होने से कोई फायदा नहीं। लिव इन रोम एज रोमन्स डू, खाओ पियो और मस्त रहो। लिव एंड लेट लिव, क्यों बेकार हर समय सबको टोकती रहती हो, खुद भी रोती हो, दूसरों को भी रुलाती हो। 18 साल की औलाद एडल्ट होती है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अपनी जिंदगी आप जीने दो, टोका टोकी से तुम्हारा ही नुकसान होगा। दिनों दिन अकेली होती जा रही शन्नो की उलझने बढ़ती जा रही थी। उसे लगता उसके चारों ओर एक खंदक से खुद गई है। तभी एक दिन सुभाष 25-26 साल की एक गोरी को घर ले आया। कहने लगा, यह जूलिया है, कैब ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, ऊपर एटिक वाला कमरा खाली है ना, उसी में रहेगी। नहीं नहीं सुभाष, मुझे कोई टेनेंट वेनेंट नहीं रखना है, इससे कहूँ कहीं और घर देखे। टेनेंट नहीं भाई, ये तुम्हारी छोटी बहन की तरह रहेगी। उसने गोरी को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। मेरी छोटी बहन, तुम्हारी मंशा क्या है? सुभाष खुलकर कहो। रखेल घर लाए हो? सारी शर्म घोल कर पी गए। जवान बच्चे हैं घर में। अरे घर में जवान बच्चे हैं तो क्या, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उन्हें फैक्ट्स ऑफ लाइफ नहीं मालूम क्या? जूलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, नीचे वाले बेडरूम में तुम रहना, ऊपर ये रहेगी। मैं तुम दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। सुभाष, वह चीखी, तुम कमीने हो ये तो मुझे मालूम था, पर इतने कमीने ये नहीं मालूम था। अभी के अभी इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी, हाँ, और तुम्हारा सर हथौड़े से कूट डालूंगी। कहकर वह तेजी से फायर प्लेस पर रखे हथौड़े को उठाने लपकी। उसका यह रौद्र रूप देखकर जूलिया डर के मारे सुभाष का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर भागी और कांपते हुए सुभाष से बोली, शी इज मैड, शी इज रियली मैड, हाउ डू यू लिव विथ हर? सुभाष ने उसका कंधा थपथपाते हुए उसे आश्वस्त करते हुए सहज करते हुए कहा, नो नो, शी इज नॉट मैड, शी इज ओनली एंग्री, she doesn't believe in communal living like you. Everything will be all right in a few days. 2-3 दिन सुभाष घर नहीं आया। चौथे दिन शाम को आया। सोनू मोनू में से कोई घर पर नहीं था। बड़ी देर तक शन्नो की खुशामद करता रहा। शन्नो बेडरूम बंद किए बैठी रही। वह बाहर खड़ा उसकी मिन्नतें करता रहा। देख शन्नो, तू मुझे जानती है, मैं कोई नया काम तो कर नहीं रहा। हमारे यहाँ कई लोगों की 2-2 पत्नियां थी। मेरे ताऊ ने ही 2 रखी थी। मेरे मामा की 2 बीवियां थी, और राजा दशरथ के तो 3-3 औरतें थी। सब आपस में सुख से रहती थी। तू उनकी तरह क्यों नहीं रह सकती? तू जा, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा खून कर दूंगी, बता रही हूँ मैं हर समय अपने पास छुरी रखती हूँ। वह दहाड़ी और दरवाजे की झिरी में से चाकू के तेज नोक को घुसा दिया। ठीक है शन्नो, जैसा तू चाहे, पर मुझे दोष मत देना। मैं जा रहा हूँ और फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। हाँ हाँ जा, चला जा, जा जहन्नुम में, जहन्नुम में जाकर मर उस गंदी गोरी के साथ, पाल ले हर्बी और एड्स। अपने कपड़े लत्ते समेटकर जब सुभाष चला गया तो वह बाहर आई। रात भर सोचती रही, सोनू मोनू को वह क्या और कितना बताए।
जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे खुद को दंड देने लगी। ढेरों व्रत और उपवास रखे, गीता रामायण पढ़ी। जब उनसे भी उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं हुआ तो वह सबसे झगड़ा करने लगी। मोनू शांत प्रकृति का था। गेय होने के कारण वह शन्नो के मानसिक कष्टों को ज्यादा समझता था बनिस्बत सोनू के। उसे शन्नो से सहानुभूति थी, पर संवेदनशील होने के कारण रोज रोज के झगड़े झंझट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इन्हीं दिनों उसके यूट पैकार्ड की फ्रेंच ब्रांच में प्रोग्राम राइटर की नौकरी मिल गई और वह फ्रांस चला गया। वह हर हफ्ते माँ को फोन करके अपनी राजी खुशी बताता। शन्नो मोनू से बहुत गुस्सा थी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसने उसके पालन पोषण में ऐसी क्या कमी बरती कि वह होमोसेक्सुअल हो गया। फोन आने पर वह उससे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बस हाँ हूँ में जवाब देती। पर किसी हफ्ते अगर मोनू का फोन नहीं आता तो वह बेचैन हो उठती। सोनू से मिन्नत करके वह उसे फोन कराती। शन्नो के दुखों का कोई अंत नहीं था। जो कुछ जिस तरह हो रहा था वह सब शन्नो को झेलना नहीं आ रहा था। धीरे धीरे शन्नो का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसका परिवार इतना एबनॉर्मल क्यों है। थोड़े दिनों में उसे पैनिक अटैक्स आने लगे। गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी के साथ पेट में भी दर्द रहने लगा। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने उसे गर्दन में पहनने के लिए नेक सपोर्ट का कॉलर दे दिया। इससे उसका रहा सा कॉन्फिडेंस भी जाता रहा। मानसिक बीमारियों का इलाज दवा दारू तो होता नहीं। शन्नो शर्म के मारे डॉक्टर को अपनी असली समस्या कभी बताती नहीं। इस बीच उसे आनंद बाबू और अपना भारत बहुत याद आता। पता नहीं क्या मती मारी गई जो सुभाष के साथ यहाँ चली आई। पूरे 1 महीने बाद सुभाष घर आया। शन्नो कुछ बोली नहीं। वह 2-3 घंटे रहा, फिर चला गया। सुभाष अपनी आदत से बाज नहीं आता और शन्नो मुखौटा लगा नहीं सकती। सारी समस्याएं ज्यों की त्यों, सुलझने का नाम ही नहीं। अस्थिर शन्नो जब तब मौका मिलते ही सुभाष या सोनू पर झपट पड़ती। अच्छा खासा महाभारत छिड़ जाता। सुभाष ज्यादा बोलता नहीं, कम बोलने में ही उसे अपनी सलामती नजर आती। कभी वह ऊपर एटिक वाले कमरे में दरवाजा बंद करके सो जाता, तो कभी नहा धोकर कपड़े बदल कर बाहर चला जाता, या फिर रात भर बाहर रहता। शन्नो कुछ कर तो नहीं पाती। कभी रोती, कभी किस्मत को कोसती, कभी सुभाष या अपने औलाद को कोसती। सोनू माँ बाप के झगड़े देख देख कर तंग आ गई थी। बाप से कभी कोई आंतरिक संबंध तो बना ही नहीं, सो उससे कहती भी क्या। अगर कभी कुछ कहती तो वह उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता, देख सोनू, तू एडल्ट है, तुझे जो अच्छा लगे कर, बस खुश रहा कर, बेकार की बहस से दिमाग मत खराब किया कर। तेरी माँ से मेरा कोई झगड़ा नहीं, उसे मेरी आदतें पसंद नहीं, सो उसकी मर्जी। शी कैन लिव द वे शी वॉन्ट्स टू लिव। रोज रोज के खिचखिच खिचखिच से तंग आकर सोनू ने एक दिन माँ को आड़े हाथों लिया। मम्मी, तुम पापा के आते ही इतना शोर शराबा क्यों करती हो? अगर तुम्हारी आपस में नहीं पटती तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती? क्या? क्या कहती है हरामजादी? अलग हो जाऊं? अरे अलग हो जाऊंगी तो तुम लोगों के शादी ब्याह का क्या होगा? शादी ब्याह? किसके शादी ब्याह? किसके शादी ब्याह की बात कर रही हो मम्मी? मेरे या मोनू के? मोनू की शादी क्या करोगी? वो तो गे है, गे। रही मैं तो शादी कभी करूंगी नहीं। सच बात तो यह है कि शादी वादी हमारी कुंडली में है ही नहीं। और क्या पाया है तुमने मामा शादी करके? जो कुछ सुख तुम्हें मिला वो शादी से नहीं, आनंद अंकल से। अभी सोनू बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शन्नो जोर से चीखती हुई सोनू पर ऐसी झपटे कि डाइनिंग टेबल का कोना उसके पेट में धस गया और वह गिरते ही बेहोश हो गई। घबराई से सोनू ने 999 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगवाया। मोनू को फ्रांस फोन किया। पापा का कहीं पता था नहीं। दोनों भाई बहन रात भर सेंट जॉर्ज अस्पताल में बैठे रहे। नर्स ने कहा, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, घर चले जाओ, थोड़ा आराम करो, कल शाम आना, तब तक तुम्हारी माँ होश में आ जाएगी। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद जब शन्नो जनरल वार्ड में लाई गई तो दाहिनी तरफ वाला पेशेंट जो तकिए के सहारे उठक बैठा हुआ था उसे देखकर मुस्कुराया। शन्नो को अच्छा लगा। चलो इस दुनिया में कोई तो है जो उसे देखकर मुस्कुरा सकता है। ऑपरेशन के कारण शन्नो दर्द से बेहाल थी, पर फिर भी जवाब में मुस्कुराई। उसने हेलो कहा। उस दिन एनेस्थेटिक प्रभाव से शन्नो सारे दिन जागती और सोती रही। दूसरे दिन सुबह जब वो उठी तो देखा दाहिनी तरफ वाला पेशेंट कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। उस पेशेंट के चेहरे पर जो छोटी सी फ्रेंच कट दाढ़ी थी
वो उसके खूबसूरत चेहरे को गरिमा प्रदान कर रही थी। शन्नो को उठा देखकर उसने अपनी कुर्सी के रुख को उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा, हेलो शान, मेरा नाम रॉबर्ट। आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल तो तुम दर्द से कराह रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी आंखों के कोरों पर पड़ी लाफिंग लाइंस उसे और आकर्षक बनाने लगी। शन्नु को अपना नया नामकरण शान अच्छा लगा। शान, उसने मन ही मन दोहराया। थैंक यू, आज मैं कल से बेहतर हूँ। तुम कैसे हो रॉबर्ट? बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त, घोड़े की तरह तंदुरुस्त। 4-5 दिन में मुझे घर जाने की छुट्टी मिल जाएगी, उसने हंसते हुए कहा। ओह नो, इतनी जल्दी? अभी तो हमारा परिचय हुआ रॉबर्ट। शन्नु ने कमर में उठ रही जानलेवा दर्द के बीच भी मुस्कुराते हुए मजाक किया। रॉबर्ट हल्के से हंसते हुए बोला, अरे अभी तो पूरे 5 दिन बाकी है, तुम्हें भी अगले हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी। हाँ सो तो है, और कुछ उदास स्वर में शन्नो बोली। हाँ सो तो है, कुछ उदास स्वर में बोली शन्नो। उसे घर की याद से ही वितृष्णा सी हुई। थोड़ी देर वह कमरे में पड़े फूलदार पर्दे और लेटे हुए अन्य पेशेंट्स को देखती रही। फिर उसकी आंखें झपक गई। जब आंख खुली तो उसने देखा रॉबर्ट खिड़की के पास खड़ा फूलों से लदे चेरी और सेब के पेड़ पर खिले नन्हे नन्हे गुलाबी और सफेद पंखुड़ियों को देख रहा है। शन्नो को प्यास लगी। उसने बेड के पास रखे लॉकर पर से गिलास उठाने की कोशिश की तो पेट में लगे टाकों ने जोरों की टीस मारी। उसने नर्स को पुकारा। नर्स कमरे में नहीं थी। शन्नो की आवाज सुनकर रॉबर्ट ने पूछा, पानी चाहिए क्या? शन्नो मुस्कुराई और बोली, यस प्लीज रॉबर्ट। पानी देते हुए रॉबर्ट ने शन्नो की गोल सुडौल और लंबी उंगलियों को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। शान, उसने शन्नो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां बहुत सुंदर और आर्टिस्टिक है। मेरा मन कहता है कि तुम स्वभाव से आर्टिस्ट हो। शन्नो के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आई। रॉबर्ट को लगा वह मेडोना सी खूबसूरत है। आज काफी दिन बाद शन्नो को लगा उसके नकारे व्यक्तित्व को आज किसी ने पुचकारा है। शन्नो के अंदर की परतों में कंपित हिलोर सी उठी। वह जिंदा है। मुझे नहीं मालूम रॉबर्ट कि मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं। अपने देश के स्कूल में आर्ट पढ़ाया करती थी। पिछले 15 साल से रंग और ब्रश देखे ही नहीं। केवल दुख के काले भूरे रंग घुलते मिलते देखती रही हूँ। कहते हुए उसने गालों पर लुढ़क आए गर्म आंसुओं को टिश्यू से पोंछना चाहा, पर पोंछा नहीं। ओहो, कलाकार को कभी रंग और ब्रश अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। रही दुख की बात, वो तो कलाकार की ऊर्जा है। मैं कैनन जारो हाउस विंबलडन में आर्ट रेस्टोरेशन का काम करता हूँ। एक बार कैनन जारो हाउस आओ, देखो तो चारों ओर कैसा सौंदर्य बिखरा है। रॉबर्ट उसकी खूबसूरत कलात्मक उंगलियों को थपथपाते हुए बोला। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी रॉबर्ट। तुम्हारे साथ बैठकर मैं भी उस अमित सौंदर्य को अपने अंदर समेट लूंगी। खुद से प्रॉमिस करती हुई वह मन ही मन बोली। दर्द की लहरों ने एनेस्थेटिक प्रभाव को और बढ़ा दिया। शन्नो रॉबर्ट की संवेदनशील निगाहों की ऊष्मा को अपने अंदर सेती गहरी नींद सो गई। रॉबर्ट उसके सोते हुए चेहरे पर बिखरी करुणा को बहुत देर तक देखता रहा। सरल सहज रॉबर्ट का हृदय शन्नो के दर्द को आत्मसात कर गया। रॉबर्ट को एक साथी असिस्टेंट की जरूरत थी। अगर शान उसके साथ काम करने को राजी हो जाए तो कैसा हो? रॉबर्ट ने सोचा। उसे शन्नो की दर्द से सुलगती आंखें बहुत सुंदर लगी। शन्नो की जब आंख खुली तो उसने सोनू मोनू को अपने बिस्तर के पास विवर्ण और दुखी चेहरे के साथ खड़े पाया। उसके हृदय में वात्सल्य का आवेग उमड़ा तो उसने दोनों के हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिए। सोनू मोनू कुछ देर तक बुद्ध बने माँ को देखते रहे। फिर उसके गालों को चूमते हुए बोले, ममा, तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा है। तुम्हारे पेट में ट्यूमर था जिसे समय से डॉक्टर ने निकाल दिया। अब तुम्हें जिंदगी की नई लीज मिली है। अब तुम खतरे से बाहर हो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं माँ। हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम्हारा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रॉबर्ट परिवार का मिलन बहुत ध्यान से देखता रहा। सोनू मोनू का शन्नो के प्रति लगाव देखकर उसे अपनी पत्नी एमिलिया की याद आई। एमिलिया के ओवरी में कैंसर के बीज पनप रहे थे। भरी जवानी में उसके दोनों फेलोपियन ट्यूब निकाल दिए गए थे, जिसके कारण वह कभी मां न बन सकी। आहत पत्नी की याद से उसकी आंखें अचानक तरल हो उठी। सोनू मोनू जब भी शन्नो से मिलने आते तो रॉबर्ट से भी बातचीत करते। रॉबर्ट को जीवन का गहन अनुभव था।
वह सोनू मोनू के अंदर की खलिश को पहचान गया, अतः वह उनसे समकालीन राजनीति, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमी के साथ साथ उसके कारण बदलती जीवन पद्धति और उससे उभरती जटिल समस्याओं पर विवाद करता। रॉबर्ट को सोनू मोनू असाधारण प्रतिभा संपन्न लगे। उसने शन्नो को बताया। एक दिन उसने सोनू मोनू के जाने के बाद उनके लाए डैफोडिल्स को शन्नो के लिए अस्पताल के बड़े से गुलदान में सजाते हुए कहा, वाकई शान, तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो। इतने खूबसूरत, नेक दिल और इंटेलिजेंट औलाद एक नेचुरल आर्टिस्ट ही पैदा कर सकता है। सच रॉबर्ट, तुम्हारा हर वाक्य मेरे अंदर एक नया इनकलाब भर जाता है। शन्नू ने अपनी लंबी सुडौल उंगलियों को देखते हुए कहा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। How about having dinner on the dining table tonight? Nurse said you can walk with help. How about holding my hand? Oh, that's a great pleasure. I love it. मुट्ठी भर धूप का उजियारा जगमगा उठा शन्नो की आंखों में। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी मुट्ठी भर उजियारा। अपने पति को दूसरी औरतों के साथ बटता देखकर, बच्चों के नए नए रंग ढंग देखकर बेचारी शन्नो लंदन में आकर जैसे पगला सी गई थी। रॉबर्ट के संवेदनापूर्ण बातें सुनकर उसकी जीवन में फिर से आस्था जगी। शायद आगे जाकर रॉबर्ट का ही हाथ वो पकड़ ले। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी मुट्ठी भर उजियारा, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य की जानी मानी सुप्रतिष्ठित साहित्यकारा उषा राजे सक्सेना जी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।